एक ऐसा मुस्लिम देश जहां की महिलाएं किसी भी धर्म के पुरुष से बिना किसी परेशानी के विवाह कर सकती है। एक ऐसा देश जहां की 1.2 करोड़ लोगों की आबादी में 1 लाख महिलाएं वेश्यावृत्ति करती हैं और इस बात की जानकारी उनके घर वालों को पहले से ही होती है। एक ऐसा देश जहां के लोग धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के अंदर गड्ढे करके रहते हैं। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक अरब देश ट्यूनेशिया की, जो कि आज जितना ज्यादा खूबसूरत दिखता है, इसका इतिहास उतना ही ज्यादा मन को बहका देने वाला है। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं ट्यूनेशिया के सफर पर, जहां जाकर आप भी खुद को कुछ कुछ करने से रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों, ट्यूनेशिया अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। ये उत्तरी अफ्रीका के मागरेब क्षेत्र का एक हिस्सा है। ये पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में अल्जीरिया, दक्षिण पूर्व में लीबिया और उत्तर और पूर्व में भूमध्य सागर से घिरा है। इसमें एटलस पर्वत का पूर्वी छोर और सहारा रेगिस्तान का उत्तरी छोर भी शामिल है। इस पूरे क्षेत्र का अधिकांश भाग कृषि योग्य भूमि है। इसके 1300 किलोमीटर समुद्र तट में भूमध्य सागरीय कोस्टल एरिया के पश्चिमी और पूर्वी भागों से अफ्रीका की सीमा लगती है। ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिस है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। ट्यूनेशिया की राजधानी इसके उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। ट्यूनेशिया का क्षेत्रफल 1,63,610 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की आबादी 12.1 मिलियन यानी लगभग 1.2 करोड़ है और यहाँ की आधिकारिक भाषा अरबी है। इस देश में फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेल है। ट्यूनेशिया की जो नेशनल फुटबॉल टीम है उसे द ईगल्स ऑफ कार्टेज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस देश का एक समृद्ध इतिहास रहा है। ट्यूनेशिया के इतिहास में कई सभ्यताएं शामिल हैं, जिनमें फोनिशियन, रोमन, अरब और ऑटोमन शामिल हैं। साल 1956 में स्वतंत्रता प्राप्त करने तक ट्यूनेशिया फ्रांस द्वारा रूल किया जाता था। जब ट्यूनेशिया में ऑटोमन एम्पायर का उदय हुआ तो इस दौरान वेश्याओं पर उनके दिखावे के अनुसार टैक्स लगाया जाता था, यानी कि महिला जितनी अच्छी दिखती थी उसे उतना ही अधिक भुगतान करना पड़ता था। ट्यूनेशिया में वेश्यावृत्ति भी गुलामी से जुड़ी हुई थी, लेकिन इस्लामिक कानून ने औपचारिक रूप से वेश्यावृत्ति पर रोक लगा दी। हालांकि इस्लामी कानून में इस्लाम के सेकेंडरी वाइफ के सिद्धांत के अनुसार एक पुरुष को अपनी महिला दास के साथ संभोग करने की अनुमति थी, लेकिन वाइफ को अपने पति के अलावा किसी और के साथ संबंध तो छोड़िए, किसी और की तरफ देखने की अनुमति भी नहीं थी। अगर कोई महिला ऐसा करते हुए पाई जाती थी तो उसका जीवन नर्क से भी बदतर कर दिया जाता था, क्योंकि उसका पति अपनी पत्नी को बीच बाजार में ले जाकर निर्वस्त्र कर देता था और फिर बोली लगाई जाती थी। जिसको भी उस महिला के साथ रंगरलियां मनानी होती थी वो ज्यादा बोली लगाकर उसे खरीद लेता था और फिर वो पूरे बाजार के सामने उसके साथ रंगरलियां मनाता था। इस्लामी दुनिया में वेश्यावृत्ति आमतौर पर एक दलाल के द्वारा स्लेव मार्केट में अपनी महिला दास को एक ग्राहक को बेचकर की जाती थी, जिसे फिर उसके नए मालिक के रूप में उसके साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति थी। ये सब चीजें एक समय पर ट्यूनेशिया में आम हुआ करती थी। ऐसा वहाँ कई सदियों तक चला, कभी लीगल रूप से तो कभी इलीगल रूप से। लेकिन जब साल 1881 में ट्यूनेशिया फ्रांस के रूल के अंडर में आया तो वो फ्रांसीसी संरक्षित राज्य बन गया, जिसके 2 सालों के बाद 1883 में ला मर्सा कन्वेंशन ने ट्यूनेशिया में फ्रांसीसी कानून लागू किया। आपको बता दें कि साल 1881 से पहले ट्यूनेशिया में प्रोस्टिट्यूशन पूरी तरह से लीगल नहीं था। उस दौर में पूरे ट्यूनेशिया में प्रोस्टिट्यूशन सिर्फ 2 जगहों पर ही होता था। लेकिन जैसे ही साल 1881 में फ्रांस ने ट्यूनेशिया पर रूल किया तो उसके बाद से सब कुछ पूरी तरह से पलट गया। दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रांस दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां पर प्रोस्टिट्यूशन और ओपन सेक्स हमेशा से लीगल था और उस समय भी फ्रांस में वैश्यालय और वेश्यावृत्ति कानूनी थी और इसीलिए ही फ्रांस सरकार ने ट्यूनेशिया में भी इसे पूरी तरह से लीगल कर दिया। और साल 1882 में ट्यूनेशिया का पहला ब्रोथल मैशन डी टॉलरेंस आम लोगों के लिए खोला गया, जिसके बाद साल 1889 में एक इक्वेलिटी सिस्टम शुरू किया गया और वेश्याओं के लिए वीकली मेडिकल चेकअप अनिवार्य कर दिया गया था, यानी हर 15 दिनों में वहां मौजूद सभी वेश्याओं को ऐसा करना कंपलसरी कर दिया गया था, ताकि सिफिलिस के प्रसार को रोकने की कोशिश की जा सके। आपको बता दें कि सिफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि दिन में कई बार अलग अलग लोगों के साथ संभोग करने से फैलता है। और दोस्तों, ये वो दौर था जब सिफिलिस पूरे यूरोप और गल्फ कंट्रीज में तेजी से बढ़ रहा था।
और इसीलिए वहाँ काम करने वाली वेश्याओं को हर 15 दिनों में चेकअप करवाना जरूरी होता था, ताकि ये रोग और ज्यादा लोगों तक ना पहुँच पाए। ऐसा वहाँ पर कई सालों तक चलता रहा, जब तक कि वहाँ की सरकार ने साल 1942 में एक आयोग नहीं गठित किया, जिसके अनुसार किसी भी वैश्यालय को चलाने के लिए एक लीगल लाइसेंस की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में ट्यूनेशिया पर धुरी सेनाओं द्वारा कब्जा हो गया, तो वहां पर सैन्य वैश्यालय स्थापित किए गए। अन्य सैन्य कब्जे वाले क्षेत्रों की तरह यहाँ पर भी सैन्य वैश्यालय स्थापित किए गए, ताकि युद्ध में जाने से पहले सैनिक खुद को हल्का फील करा सकें। इन वैश्यालयों में अक्सर नजरबंद यहूदी लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता था। साल 2011 की जैस्मिन क्रांति से पहले ट्यूनिस, स्फैक्स, सोस, गैप्स और कैरवन सहित 12 क्षेत्रों में लगभग 300 लीगल प्रोस्टिट्यूट थे। आपको बता दें कि जैस्मिन क्रांति वहां की रियासत में फेरबदल के लिए हुई थी, और जब ये जैस्मिन क्रांति हुई तो ज्यादातर वैश्यालयों को जला दिया गया और कई वैश्याओं को तो लोग अपने घरों में ले गए और उनके साथ उन्हें बिना पैसे दिए खुद तो संबंध बनाए ही, साथ ही अपने रिलेटिव्स और दोस्तों को भी बनवाने दिए। उस समय वैश्यों और वैश्यालयों की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। ट्यूनिस और स्फैक्स को छोड़कर जहां कई भी वैश्यालय थे, उन सभी की इमारतों को गिरा दिया गया, बिल्डिंग्स को आग के हवाले कर दिया गया और भी बहुत कुछ। ट्यूनिस और स्फैक्स भी सिर्फ इसलिए बच पाए क्योंकि पुलिस और आर्मी ने वहां आकर इन दोनों स्थानों में मौजूद वैश्यालयों की रक्षा की। लेकिन फिर साल 2014 में आंतरिक मंत्रालय को सोस में रेड लाइट एरिया को फिर से खोलने के लिए एक याचिका दायर करनी पड़ी, लेकिन ये याचिका असफल रही। लेकिन फिर साल 2016 में ट्यूनेशिया में वैश्यालयों को खोलना लीगल कर दिया गया, लेकिन उसके लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट की नीड थी और वो था लाइसेंस। और जो भी लोग बिना लाइसेंस के इन कामों को अंजाम देते थे, उनके लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए, जैसे कि हर प्रोस्टिट्यूट को सबसे पहले खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और नियमित रूप से सप्ताह में 2 बार अपना हेल्थ चेकअप करवाना होगा। हर वैश्या को सिर्फ उसके मासिक धर्म के दौरान ही छुट्टी मिलेगी, लेकिन अगर महिला इस समय भी काम करना चाहती है तो वो उसकी मर्जी से कर सकती है। इसके लिए भी वैश्याओं को समय पर ही टैक्स देना होगा और जो भी महिला इस काम को करेगी वो इसके अलावा किसी और काम को नहीं कर सकती। ऐसा करने पर उसे सजा देने का प्रावधान बनाया गया। और एक सबसे महत्वपूर्ण नियम ये था कि वैश्यालय की मुखिया स्त्री को होना चाहिए, जिसकी उम्र 35 के आसपास होनी चाहिए, और उसे अपने पति से अनुमति लेनी होगी कि वो इस काम को ऑपरेट करने जा रही है। इन रूल्स के अलावा जो महिलाएं इशारों या शब्दों से खुद को राहगीरों के सामने पेश करती है या कभी कभी ही वैश्यावृत्ति में लिप्त होती है, तो उन्हें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की कैद और 20 से लेकर 200 दिनार तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इनमें से किसी भी महिला के साथ यौन संबंध बनाने वाले हर व्यक्ति को सह अपराधी माना जाता है और उसे उसी सजा से दंडित किया जाता है जिससे महिला को किया जाता है। दोस्तों, ट्यूनेशिया दुनिया के उन देशों में से एक है जहां लोग दुनिया में सबसे खुशमिजाजी माने जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों से बात करने के लिए आपको अरबी भाषा आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की मातृभाषा अरबी है। हालांकि यहाँ कहीं कहीं पर फ्रेंच भी बोली जाती है। ये दुनिया के उन चुनिंदा मुस्लिम देशों में से एक है जहां पर गांव या शहर दोनों जगहों पर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जाता है। तभी तो यहाँ का लिटरेसी रेट लगभग 80% के आसपास है और अन्य मुस्लिम कंट्रीज की तरह यहाँ की महिलाओं को किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर आपको जज से लेकर ऑफिसर्स तक और मिनिस्टर्स से लेकर हाउसवाइफ तक हर जगह आपको महिलाओं का उतना ही बोलबाला देखने को मिलेगा जितना पुरुषों का। इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो ट्यूनेशिया सरकार ने अपने यहाँ की महिलाओं को गैर धर्म में भी शादी करने की इजाजत दे दी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक तरफ जहां अरब देशों और बाकी मुस्लिम कंट्रीज में शादियों को लेकर काफी सख्त कानून होते हैं, तो वहीं ट्यूनेशिया गैर धर्मों में शादी की इजाजत देकर एकमात्र ऐसा देश बन गया है जो दूसरे धर्मों में शादी को मान्यता देता है और इस पर बैन नहीं लगाता। हालांकि पहले ट्यूनेशिया ऐसा नहीं था। साल 2017 से पहले ये भी दूसरे इस्लामिक देशों की तरह ही था, लेकिन साल 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति बेजी कैड एसेप्सी ने एक नया कानून लागू कर महिलाओं को ये अधिकार दे दिया। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस देश में महिलाओं का काफी सम्मान किया जाता है। तभी तो यहाँ की सरकार ने ऐसे कई कानून बनाए हैं जो कि इसे बाकी इस्लामिक
इस्लामिक राष्ट्रों से अलग बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मर्द एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। दोस्तों, ट्यूनेशिया में जब से नए रूल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं तभी से यहाँ पर लव मैरिज के रेशो में काफी चढ़ाव देखने को मिला है। यहाँ के लोगों की नई सोच ये है कि इंसान को शादी से पहले अच्छे से जान लो, और अगर दोनों की सोच, विचार और वाइब्स मैच करे तभी शादी करो। वैसे दोस्तों, आज तक आपने लोगों को जमीन पर घर बनाकर उनमें रहते हुए देखा होगा, लेकिन ट्यूनेशिया में एक ऐसी जगह भी है जहां पर लोग अंडरग्राउंड रहना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस जगह का नाम है माटमाटा। इस जगह का नाम है मैटमाटा, जो कि ट्यूनेशिया का एक छोटा सा शहर है जिसमें आदिवासी लोगों का बसेरा है। ट्यूनेशिया का ये इलाका सहारा डेजर्ट के अंतर्गत आता है, जिसके चलते दिन हो या रात गर्मी अपने चरम पर होती है, और इन लोगों ने सहारा रेगिस्तान की तेज धूप से बचने के लिए ही अपने घरों को अंडरग्राउंड बनाना शुरू किया था, जो कि अब इनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। और इन घरों में ही ये बड़े गर्व के साथ रहना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि ये घर गड्ढे खोदकर बनाए जाते हैं, जिसमें एक साथ 5 से 9 फैमिलीज तक आराम से रह सकती हैं। अगर आप ट्यूनेशिया जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये जगह आपको एक नया रोमांच दे सकती है। वैसे दोस्तों, आप कब जा रहे हैं ट्यूनेशिया? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।